Assalamualaikum. My topic is about the gastric carcinoma. Gastric carcinoma, as compared to peptic ulcer perforation, is not much important topic, but we have to cover it. So gastric cancer सबसे पहले ये है कि ये जापान में ज़्यादा कॉमन है. मेजर कॉज ऑफ कैंसर, वर्ल्ड वाइड मोर्टेलिटी. और फिर इसकी क्लासिफिकेशन होती है. अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर होता है और एडवांस्ड कार्सिनोमा होता है. अर्ली जो गैस्ट्रिक कैंसर है ना, वो म्यूकोज़ा और सब म्यूकोज़ा को इन्वॉल्व करता है. फिर इसमें फ़र्दर एक क्लासिफिकेशन आती है, जापानीज़ क्लासिफिकेशन अर्ली गैस्ट्रिक कार्सिनोमा की, जिसमें वी हैव द प्रोट्रूडिंग, सुपरफिशियल एंड एक्सकवेटेड. मतलब ये है कि शुरू में ना, जब वो हमारा देखिए म्यूकोज़ा और सब म्यूकोज़ा को इन्वॉल्व करना होता है ना, तो शुरू में जो हमारा कैंसर होता है ना, वो इस तरह से होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है ना बेसमेंट है ना इसकी, तो ये कैंसर सबसे पहले ना ऐसे प्रोट्रूडेड सा होता है, मतलब ऊपर की तरफ इसने अपनी मास सा बनाया होता है. फिर जब बाद में ना ये बिल्कुल सुपरफिशियल फ्लैट सा हो जाता है, मतलब कि अब सुपरफिशियल हो जाएगा, पहले प्रोट्रूडेड था और फिर ना इसने नीचे डीप चला जाना है, मतलब एक्सकवेट कर देना है. तो इस तरह से इसकी होती है क्लासिफिकेशन. ये प्रोट्रूडिंग होता है, सुपरफिशियल और एक्सकवेटेड होता है. इसकी पिक्चर दिखाती हूँ मैं आपको कि किस तरह से दरअसल होता है. क्या हो गया, ये देखें, शुरू में जो है ना इस तरह से होता है, प्रोट्रूडेड होता है ऊपर की तरफ. फिर देखें फ्लैट हो गया सुपरफिशियल में इस तरह से. ये सारे फ्लैट के टाइप हैं, सुपरफिशियल एलिवेटेड, सुपरफिशियल फ्लैट और सुपरफिशियल डिप्रेस्ड. ये तीनों सुपरफिशियल की टाइप्स होती हैं, एलिवेटेड, फ्लैट और डिप्रेस्ड. फिर एक्सकवेटेड हो जाता है, अंदर की तरफ गड्ढा सा बन जाता है. तो देखिए पहले क्या है, प्रोट्रूडेड, फिर क्या है सुपरफिशियल और फिर क्या है एक्सकवेटेड. फिर होता है एडवांस्ड गैस्ट्रिक कार्सिनोमा. अब एडवांस्ड आपको समझ आ रही है कि अर्ली में क्या था, म्यूकोज़ा और सब म्यूकोज़ा इन्वॉल्व थी. एडवांस्ड में क्या होगा, वो मास्कुलरिस प्रोप्रिया में चला जाएगा. फिर आगे से इसकी 4 टाइप्स होती हैं. टाइप 1 होती है जिसमें वो पोलीपॉइडल होता है, जैसे कि आपको ये नीचे फिगर में भी दिखाया हुआ है टाइप 1 में, कि ऊपर की तरफ इसने एक पोलीपॉइडल मैस बनाया हुआ है और वेल डिमार्केटेड है. आपको इसकी मार्जिनस क्लियरली समझ आ रही हैं कि ये इसकी मार्जिनस हैं. टाइप 2 में देखें वो अल्सरेटेड हो जाता है और नीचे पिक्चर में भी आपको अल्सर बना हुआ नज़र आ रहा है. लेकिन ये अल्सर ऐसा होता है टाइप 2 में कि इसकी शार्पली डिमार्केटेड मार्जिनस होती हैं, कि समझ आ रही होती हैं कि इसकी मार्जिनस है, बहुत अच्छी मार्जिनस है. फिर टाइप 3 में क्या होता है कि अल्सर तो बना होता है उसी तरह, देखें नीचे अल्सर तो बना हुआ है उसी तरह, लेकिन उसकी मार्जिनस जो हैं उसकी डिफ़ाइंड नहीं है, अब विदाउट डिफ़ाइंड मार्जिनस हो जाती हैं. और फिर टाइप 4 जो है ना, उसमें क्या होता है कि वो डिफ्यूज़ली इन्फिल्ट्रेट कर देता है और अल्सर उसकी नहीं होता. मतलब पहले वो अल्सर बना हुआ था, अब अल्सरेशन ख़त्म हो गई है, लेकिन वो अब इन्फिल्ट्रेट कर चुका है. तो इस तरह से ये जो है ना मस्कुलरिस प्रोप्रिया में, जब ये सबम्यूकोसा से मस्कुलरिस प्रोप्रिया में जाता है, तो फिर ये इस तरह से पहले पॉलीपॉइडल होता है, फिर अल्सरेटेड विद वेल डिफाइंड मार्जिनस होता है, फिर अल्सरेटिव विदाउट डिफाइंड मार्जिनस होता है, और फिर डिफ्यूज़ इन्फिल्ट्रेशन होती है विदाउट सिग्निफिकेंट अल्सरेशन. तो ये हमारी हो गई अर्ली एंड एडवांस्ड गैस्ट्रिक कार्सिनोमा की टाइप्स. दैन हिस्टोपैथोलॉजी में भी अगर हम देखें तो सबसे मोस्ट कॉमन जो होता है कैंसर, दैट इज़ एडिनोकार्सिनोमा. 95% केसेस में जो कैंसर होता है स्टमक का, दैट इज़ एडिनोकार्सिनोमा. 4% केसेस में लिम्फोमा होता है और बाकी हमारे जो हैं वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर्स होते हैं. जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज़ एडिनोकार्सिनोमा, उसको ही हम डिस्कस करेंगे. अब लॉरेन जो है ना, उसके अकॉर्डिंग उसकी क्लासिफिकेशन आपने पैथोलॉजी में भी पढ़ी थी, और या फिर पैथोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से माइक्रोस्कोप इसकी बहुत इंपॉर्टेंट होती थी कि ये इंटेस्टाइनल टाइप का होता है और डिफ्यूज़ टाइप का होता है. इंटेस्टाइनल टाइप से आपको समझ आ रही है कि इसमें जो कैंसर होगा ना, वो इस तरह से होगा कि उसकी जो मतलब सेल्स होंगे वो इंटेस्टाइनल टाइप के होंगे, गोबलेट सेल्स कंटेनिंग होंगे. तो वो जो है ना इंटेस्टाइनल टाइप, वो थोड़ा सा पोलीपॉइडल मास और अल्सर सा बनाया होता है, जैसे ऊपर हमने फिगर्स में भी देखा है पॉलीपॉइडल कैसा होता है और अल्सरेटिव कैसा होता है. लेकिन जो हमारा इन्फिल्ट्रेटिव टाइप होती है ना, डिफ्यूज़ टाइप, ठीक है, डिफ्यूज़ टाइप से आपको समझ आ रही है कि ये बहुत ही गंदा कैंसर होगा. मींस इसने बड़ी इन्फिल्ट्रेशन अंदर तक की होती है और कोई इसका मैस नहीं मिलता हमें. तो जिस कैंसर का हमें मैस मिलता है ना, वो अच्छा होता है कि जी हम उस मैस को निकाल सकते हैं. लेकिन जो ये ऐसा कैंसर के जो डिफ्यूज़ है, जो इन्फिल्ट्रेट कर चुका है, वो और उसका कोई मैस नहीं है ना, तो उसका पुअर प्रोग्नोसिस है.
कॉजेटिव फैक्टर्स क्या हैं? कॉजेटिव फैक्टर्स सबसे पहले तो नाइट्रोज़ामाइंस होते हैं। नाइट्रोज़ामाइंस जो होते हैं कार्सिनोजेनिक होते हैं, ये कैंसर काजिंग होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो लोग स्मोक्ड फूड खाते हैं, जो बहुत ज़्यादा सॉल्ट इंटेक करते हैं, जो फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं खाते, जिनको क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हुआ हुआ है एच पाइलोराई का, पर्नीशियस एनीमिया के पेशेंट्स हैं। पेरिनीशियस एनीमिया में जो है एक्चुअली ये होता है ना कि कैंसर बनने का चांस होता है। फिर प्रीवियस गैस्ट्रिक सर्जरी, इसमें जो है वो कहते हैं कि जिनकी पहले से कोई गैस्ट्रिक सर्जरी हो किसी भी चीज़ की, लाइक पीछे हमने गैस्ट्रिक सर्जरीज़ देखी हैं, तो उसकी वजह से कैंसर बनता है। बट इसमें 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। एक कहते हैं कि चांस बढ़ता है और एक कहते हैं चांस नहीं बढ़ता। लेकिन जो कहते हैं कि चांस होता है उन लोगों में ज़्यादा जो कि गैस्ट्रिक सर्जरी जिनकी हुई होती है, उनके पास भी कोई प्रूफ नहीं है। इसके अलावा जी म्यूटेशंस होती है ई के एडहेरेंस में, तो आपको समझ आई कि जो कैंसर है वो कॉज जो हो रहा है वो कुछ इन्वायरमेंटल कॉजेज़ की वजह से है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से है, और कुछ हमारे जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से है। अब इसका स्प्रेड देखना है। स्प्रेड इसका बहुत मसले का बात होती है। अब इसके 4 तरह से स्प्रेड हो सकता है। या तो स्टमक के थ्रू डायरेक्ट स्प्रेड हो जाए। डायरेक्ट स्प्रेड कहाँ जाएगा? स्टमक के बिल्कुल आपको पता है पीछे करके पना होता है पैंक्रियास, और नीचे करके आगे करके जो है पड़ा होता है कोलॉन, स्पेशली ट्रांसवर्स कोलॉन, और बिल्कुल राइट साइड पे स्टमक के आपको मिलता है लिवर। तो इसका डायरेक्टली वहाँ पे कैंसर स्प्रेड कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ लिम्फेटिक स्प्रेड। कहते हैं कि लिम्फ नोड्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि स्टमक के ना इर्द गिर्द लिम्फेटिक सप्लाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो अब अगर 4 या 4 से ज़्यादा लिम्फ नोड्स अगर इन्वॉल्व हो जाए ना, तो वो बहुत पुअर प्रोग्नोसिस है इस कैंसर का, कि अगर हमें 4 से ज़्यादा लिम्फ नोड्स मिल जाते हैं ना, वो बहुत पुअर प्रोग्नोसिस है। और कहते हैं कि 420 बी लिम्फ नोड्स हमें आइडेंटिफाई हुए हैं। कहाँ वो 4 से ज़्यादा, 4 या 4 से ज़्यादा लिम्फ नोड्स पुअर प्रोग्नोसिस साइन है, और एक पेशेंट है जिसमें 420 लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो गए हैं, तो उसको तो हम बचा तो बिल्कुल भी नहीं सकते ना। अब तो उसको हम पैलिएटिव ट्रीटमेंट ही देंगे। अब होता क्या है कि यहाँ से जो स्टमक है वहाँ से जो सारा उसका लिम्फ होगा वो जाएगा सीलियक नोड्स में। सीलियक ट्रंक के पास पड़े होते हैं सीलियक नोड्स, वहाँ से जाएंगे इंटेस्टाइनल लिम्फ ट्रंक में, वहाँ से जाएंगे सिस्टर्ना काइली में। इसकी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पे ना हमारा ये है सिस्टर्ना काइली। इसमें सिस्टर्ना काइली में जब एक दफ़ा आ जाता है ना, मतलब सीलियक नोड से इंटेस्टाइनल लिम्फ ट्रंक में और वहाँ से सिस्टर्ना काइली में। सिस्टर्ना काइली में जब आएगा ना, तो यहाँ से थोरेसिक डक्ट, ये क्या हो गया, थोरेसिक डक्ट जो है ना सिस्टर्ना काइली से थोरेसिक डक्ट में आएगा। थोरेसिक डक्ट से जो है ना यहाँ से होता हुआ ये थोरेसिक डक्ट है, यहाँ से ये वीनस सिस्टम में जाएगा। यहाँ पे सब क्लेवियन निट्स जो है सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स होते हैं, यहाँ पे जाके विर्चुअस नोड्स बनाएंगे और यहाँ से फिर पूरी बॉडी में फैलेंगे। तो इस तरह से जो है ना ये इन्वॉल्वमेंट करते हैं। फिर वो बताते हैं सर्जिकल इम्पोर्टेंस क्या है लिम्फेटिक ड्रेनेज की। तो स्टमक जो है ना उसका एक्सटेंसिव लिम्फेटिक ड्रेनेज है, इतना एक्सटेंसिव है कि हम जो है कंप्लीट कैंसर को रिमूव नहीं कर सकते। अब जो स्प्लीन की वेजल्स होती हैं उनके लॉन्ग जो लिम्फ नोड्स होते हैं, अगर वो इन्वॉल्व हो जाएं तो हम क्या करेंगे? स्प्लीन को रिमूव कर देंगे। ठीक है, स्प्लीन को रिमूव कर दिया, बहुत से मसले होते हैं बॉडी के कि हम स्प्लीन को बाहर निकाल देते हैं। अगर और साथ में जो स्प्लेनिक मतलब कि हमारा स्टमक और स्प्लीन के दरमियान में जो लिगामेंट है उसको हम रिमूव कर देंगे। इसी तरह लीनो रीनल लिगामेंट है कि जो स्प्लीन और किडनी के साथ जो लिगामेंट है इन दोनों के दरमियान में, उसको रिमूव कर देंगे। तो हमारे बॉडी में इतने मसले की बात नहीं है। इसी तरह अगर हमारा कैंसर जो है वो पैंक्रियाज में चला गया, पैंक्रियाज की बॉडी और टेल में, तो हम उसको रिमूव कर देंगे, मसले की बात नहीं है। अगर हमारे जो गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेजल्स हैं वहाँ पर अगर उसके साथ जो लिम्फ नोड्स है वहाँ पे कैंसर चला गया तो हम उनको रिमूव कर देंगे।
अगर हमारा कैंसर जो है वो मतलब ग्रेटर ओमेंटम है ना नीचे की तरफ स्टमक के, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा हिस्सा ग्रेटर ओमेंटम का भी निकाल देंगे, इतने मसले की बात नहीं है। मसले की बात कब है, जब हमारे लिम्फ नोड्स जो है ना एओर्टा के अलोंग वो इन्वॉल्व हो जाए, या हमारे हेड ऑफ पेंक्रियाज में कैंसर चला जाए, फिर हमारा जो है ना ये मसले की बात होती है, क्योंकि एओर्टा के साथ लिम्फ नोड्स पड़े हुए हैं, वहाँ पे कैंसर चला गया है। अब जो है ना हम उसको रिमूव करने की भी कोशिश करेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं, कैंसर को हम नहीं रिमूव कर सकते। हेड ऑफ पैंक्रियाज में कैंसर चला गया है, हम रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि उससे और बॉडी के मसले होंगे। उन्होंने आगे यही बताया हुआ है कि लिम्फेटिक स्प्रेड जो है वो सिस्टर्ना कायले में जाएगा और वहाँ से लेफ़्ट सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करेगा, जिसको हम विट्रोज नोड्स कहते हैं। विट्रोज नोड्स क्या होते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ आगे। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो कैंसर है स्टमक का वो डायरेक्टली स्प्रेड कर सकता है टू द पैंक्रियास, कोलन एंड लिवर, या लिम्फेटिक स्प्रेड कर सकता है। लिम्फेटिक स्प्रेड में अगर तो हमारी स्प्लीन के लिम्फ नोड्स या इधर इर्द गिर्द की मसले वो हों तो उनको हम रिमूव कर सकते हैं। पैंक्रियास की बॉडी एंड टेल को रिमूव कर सकते हैं, स्प्लीनिक वेजल्स को, स्प्लीन को, गैस्ट्रोस्प्लेनिक और लीनोरेनल लिगामेंट को रिमूव कर सकते हैं। बाकी जो लिम्फ नोड्स हैं उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर कैंसर एओर्टा के लिम्फ नोड्स के पास चला गया, हेड ऑफ पैंक्रियास में चला गया, तो फिर हम नहीं कर सकते, मसला है। फिर जी हमारा होता है स्प्रेड कैंसर का ब्लड के थ्रू। अब ब्लड के थ्रू को जो कैंसर होगा वो जा सकता है लिवर में, लंग्स में और बोन में। तो ये एलएलबी तकरीबन हर कैंसर जो है यहाँ पे जाना पसंद करते हैं। उसका ये होता है कि यहाँ पे ना इनकी एक तो डुअल ब्लड सप्लाई है, तो कैंसर को बड़ा मज़ा आएगा कि मैं इन जगहों पर जाऊँ, तो इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा मसला मतलब कैंसर जाना पसंद करता है। इसके अलावा ट्रांसपेरिटोनियल स्प्रेड, ट्रांसपेरिटोनियल मतलब कि पेरिटोनियम के थ्रू कैंसर जो है वो स्प्रेड करे पेरी अम्बिलिकल लिम्फ नोड्स में, तो वहाँ पर ये बनाएगा, फिर ओवरी में जा सकता है, पाउच ऑफ डॉगलास में जा सकता है, और इसके अलावा ये जो है रेक्टम के पास जा सकता है। इनकी मैं आपको पिक्चर्स दिखा देती हूँ अभी। कि लेफ़्ट सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स में जब कैंसर चला जाता है ना, तो यहाँ पे जो नोड बनता है इसको हम विट्रोज नोड्स कहते हैं। ये हमारी जो है एक्चुअली होता है ब्लड जब लिम्फेटिक सप्लाई के थ्रू जो है ना लिम्फेटिक स्प्रेड हो कैंसर का। ये पेरी अम्बिलिकल में ट्रांसपेरिटोनियल जब स्प्रेड होता है कैंसर का, तो यहाँ पर जो ये अम्बिलिकस के लेवल पे आपको नज़र आ रहा है नोड सा, दिस इज़ सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल्स। और आपको पता है जब हमने ओवरियन कैंसर डिस्कस किया था तो उसमें भी हमारी ये जो है ना हमें मिलते हैं। सिस्टर मैरी जोसेफ एक लड़की थी, नर्स टाइप थी, उसने सबसे पहले इसका नोट किया था, और अम्बिलिकस के इर्द गिर्द इस तरह का नोट, तो उसने कहा था कि दिस इज़ एसोसिएटेड विद सम कैंसर्स इन द एब्डोमेन साइड्स, ओवरी के कैंसर्स में भी आपको मिलता है ये। इसके अलावा जो है अगर वो आपको पता है हमारा जो यूट्रस और रेक्टम के दरमियान में जो है एक होता है पाउच ऑफ डॉगलास, अगर वहाँ पे कैंसर चला गया था ट्रांसपेरिटोनियल स्प्रेड, और वहाँ पे उसने एक नोड सा बना दिया, तो उसको हम कहते हैं ब्लमर शेल्फ। और ये हमने क्या किया हुआ है, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन के दौरान ना हम पैल्पेट कर सकते हैं उस नोड को, तो वो होता है ब्लमर शेल्फ इन द पाउच ऑफ डॉगलास। तो ये जो तीनों मैंने आपको दिखाया ना, सिस्टर जो मैरी जोसेफ नोड्यूल, क्रोकनबर्ग ट्यूमर, जो कि आपको मैंने नहीं दिखाया, लेकिन यह है कि अगर स्टमक का कैंसर ओवरी में चला जाता है तो दोनों ओवरीज़ में कैंसर जाएगा, तो उसको हम क्रोकनबर्ग ट्यूमर कहते हैं। अगर आपको दोनों ओवरीज़ का जो है वो कैंसर मिल रहा है और वो हमारा जो है वो एपिथेलियल में सीरस कैंसर्स मतलब उसका है, तो हम सोचेंगे कि इसको स्टमक का कैंसर हो सकता है जहाँ से ये आया है, क्योंकि दोनों बायलैटरल ओवरीज इन्वॉल्व हो रही है ना, तो इसका मतलब ऊपर से कहीं से कैंसर आया। अगर एक ओवरी का कैंसर है तो हम सोचेंगे कि ये ओवरी का अपना कैंसर है, प्राइमरी है, लेकिन मेटास्टेटिक जो होंगे ना वो हमेशा दोनों ओवरीज़ को इन्वॉल्व करेंगे। फिर क्लिनिकल फ़ीचर्स आ जाते हैं, और आपको पता है कोई भी कैंसर होता है मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्टमक का कैंसर है तो क्या होगा, ब्लॉटिंग, डिस्टेंशन, वॉमिटिंग होगी। इसके अलावा जो है पेशेंट्स जो है वो उनकी थोड़ी सी एज ज़्यादा होगी, पेशेंट्स जो हैं वो उनके अंदर हमें पैल्पेबल एपिगैस्ट्रिक मास मिलेगा। लाइक
अगर हमें वो कैंसर ज़्यादा बढ़ जाएगा ना उसका, तो इस तरह से पैल्पेबल एपिगैस्ट्रिक मास मिल सकता है हमें। ये तो वैसे विजिबल था ना, लेकिन हम पैल्पेट कर सकते हैं एपिगैस्ट्रियम में कोई भी हमें मास फील होगा। देन ट्यूमर जो है वो अगर ब्लीड कर रहा है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ पेशेंट आ सकता है। अगर ट्यूमर परफोरेट कर लिया उसने तो पेरिटोनाइटिस के साथ पेशेंट आ सकता है। और अगर ऑब्स्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा हो गई है तो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो पेशेंट को परसिस्टेंट वॉमिटिंग के साथ आ सकता है। तो ये कैंसर के कुछ साइंस होते हैं। फिर जी हमने पेशेंट से फ़िज़िकल साइंस हमने नोट कर लेने होते हैं। हमने पैल्पेबल एब्डोमिनल मास एपिगैस्ट्रियम में देख लिया, हमने सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स को पैल्पेट करके देख लिया तो विट्रोस नोड्स एनलार्ज हुए होंगे। हमने पेरीम्ब्लाइकल लिम्फ नोड्स को पैल्पेट कर लिया जो कि सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल है। हमने ओवरियन मास को पैल्पेट कर लिया तो वो क्रूकेनबर्ग ट्यूमर होगा। पैल्पेबल मास ऑन द डिजिटल रेक्टम एग्जामिनेशन ब्लमर शेल्फ। देन इन्वेस्टिगेशंस में क्या होना चाहिए, कैमरा होना चाहिए एक। तो कैमरा जो है वो हमारा गैस्ट्रोस्कोपी है। इट इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर द डायग्नोसिस एज वेल एज स्क्रीनिंग फॉर द कैंसर। तो ये हमें बताएगा कि हमारा जो कैंसर है, ट्यूमर है, उसकी साइट कहाँ पे, वो कहाँ पे प्रेजेंट है। और हमें जब पता चलेगा कि यहाँ पे प्रेजेंट है तो हम उसकी बायोप्सी ले लेंगे, और बायोप्सी हम लेते हैं अप टू 10 डिफरेंट एरियाज से, और फिर उसको हम करते हैं। फिर जी हमने जो है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड कर लेना होता है। ये हमें बताता है कि स्प्रेड कितना है, ठीक है। गैस्ट्रोस्कोपी से तो हमें पता चल गया ना ये कैंसर पड़ा हुआ है। अब उसका स्प्रेड देखने के लिए इनटू द गैस्ट्रिक वॉल या फिर लिम्फ नोड्स के इन्वॉल्वमेंट को देखने के लिए हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करते हैं। एंडोस्कोप डालते हैं, उसके आगे अल्ट्रासाउंड लगा होता है, तो अल्ट्रासाउंड प्रोब लगा होता है। हम अल्ट्रासाउंड डिवाइस से जो है ना उसकी एक्सटेंट वगैरह चेक कर लेते हैं। फिर होता है सीटी एब्डोमेन पेल्विस एंड चेस्ट, एब्डोमेन पेल्विस चेस्ट, ताकि हम लोकल एक्सटेंट ऑफ ट्यूमर को देख सकें, लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट को देख सकें, सिस्टेमिक मेटास्टेसिस देख सकें इनटू द लिवर एंड द लंग्स। फिर पेट स्कैन होता है। पेट स्कैन जो है ये हमारी, अगेन मैंने आपको पीछे भी जो है बताया था इसके बारे में कि एक्चुअली हमारा एक इसमें मटेरियल सा होता है, वो हमारा कैंसर सेल्स में चला जाता है जिनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत हाई होती है, क्योंकि वो एक ऐसा मटेरियल होता है जहाँ के वो फॉस्फोराइलेट हो जाता है और वो सेल से बाहर नहीं निकलता, और वहाँ पे जाके वो गैमा रेज इमिट करता है। फिर हम गैमा कैमरा होता है उसके थ्रू वो हम जो है उसकी सेल्स की जो है डिटेक्शन कर लेते हैं। हमें पता चल जाता है कि ये यहाँ पे कैंसर पड़ा हुआ है, कैंसर सेल्स हैं यहाँ पे। तो हमने क्या कर लिया, अपर एंडोस्कोपी कर ली हमने, जो है वो जो है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड कर लिया, सीटी स्कैन हमने कर लिया, और उसके बाद हमने पेट स्कैन कर लिया। पेट स्कैन देखें ये इस तरह से होता है, हमें ये एरियाज़ मिल जाते हैं जहाँ जहाँ कैंसर के होते हैं ना, ये ग्लो करते हैं गैमा कैमरा के अंदर। पेट स्कैन कर लिया हमने। इसके अलावा हम लेप्रोस्कोपी भी कर सकते हैं, एक्सप्लोरेटरी, और जो है ना ये हमें बता देता है। अच्छा, फिर आ जाता है हमारी इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेजिंग ऑफ द गैस्ट्रिक कैंसर। बहुत ही आसान है, देखिए सबसे पहले वो लैमिना प्रोप्रिया को इन्वॉल्व करेगा तो T1 होगी। जब वो मस्कुलरिस या सब सिरोज़ा में चला जाएगा तो T2 होगी। जब वो सिरोज़ा को इन्वॉल्व कर लेगा तो T3 होगी, और अब जब एडजेसेंट ऑर्गेन्स में चला जाएगा तो T4 होगी। N0 में कोई भी लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। N1 में वो 1 to 6 लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। N2 में 7 से 15 इन्वॉल्व हो जाएंगे। N3 में 15 से ज़्यादा हो जाएंगे, और मतलब 6 तक, 15 तक, 15 से ज़्यादा। फिर M0 में कोई भी मेटास्टेसिस नहीं होगी। M1 में क्या होगी, डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो जाएगी। फिर जी हमारा ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, कैंसर का सर्जरी होनी चाहिए। तो सर्जरी जो है ना वो हम कर लेते हैं, और जो है तो सर्जरी जो है ना मतलब हम तब करेंगे जब हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा कैंसर जो है वो लिवर में, लंग्स में और बोन्स में चला गया है, या डिस्टेंट पेरिटोनियम में चला गया है, या ऐसे स्ट्रक्चर्स में चला गया है जो रिमूव नहीं कर सकते, तो फिर हमारी सर्जरी किसी काम की नहीं है। तो सबसे पहले आती है सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी। जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन होता है गैस्ट्रिक कैंसर का, दैट इज़ रेडिकल सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी, जिसमें हम जो है वो कैंसर जो है उसको रिमूव करते हैं, और उसके इर्द गिर्द जो मार्जिन्स होती हैं 5 सेंटीमीटर उनको रिमूव करते हैं। इसमें हम करते क्या हैं कि एक तो स्टमक को रिमूव करते हैं, और साथ में जो राइट एंड लेफ़्ट गैस्ट्रिक और गैस्ट्रो एपिप्लॉइक जो राइट एंड लेफ़्ट हैं उनकी हम जो है ना डिवीजन करते हैं और लाइगेशन करते हैं,
और फिर हम जो है डिस्टल स्टमक को रिमूव कर देते हैं जहाँ पे कैंसर होता है, जिसमें हम पाइलोरिस और 2 सेंटीमीटर ऑफ द ड्यूटेनम रिमूव करते हैं। जो ग्रेटर ओमेंटम होता है, लेसर ओमेंटम होता है और जितने भी एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यूज़ होते हैं उनको भी हम रिमूव करते हैं। और कभी कभार जैसे मैंने पीछे बताया कि अगर वहाँ पे उसने स्प्लीन को या पैंक्रियास को, ट्रांसफर्स कोलॉन को रिमूव कर दिया, इन्वॉल्व कर दिया है, जो कि लोकल स्प्रेड इनका यहाँ पे ही होता है, पीछे हमने देखा, इनको भी हम रिमूव कर सकते हैं। और रिकन्स्ट्रक्शन जो होती है वो बिलरॉथ 2 के थ्रू करते हैं कि जो स्टमक का एरिया जहाँ पे कैंसर है उसको हम रिमूव करेंगे और फिर जो बाकी वाला स्टमक होगा उसको हम जुजनम के साथ जोड़ देंगे। तो बिलरॉथ 2 गैस्ट्रोजेनोस्टमी कर सकते हैं या रू एंड बाय रिकन्स्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये आपको पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें हमने क्या किया है कि स्टमक का वो वाला पोर्शन जो ब्लू आपको दिखाया हुआ है, इस वाले पोर्शन में कैंसर था, हमने पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी की। इन्होंने कट दिखाया हुआ है, यहाँ से हमने काटा और जेजुनम को स्टमक के साथ जोड़ दिया। दिस इज़ पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी विद गैस्ट्रोजेनोस्टमी। टोटल गैस्ट्रेक्टमी में हम क्या करेंगे कि ये हम तब करते हैं, देखें अब यहाँ पे अगर स्टमक का कैंसर यहाँ पर है तो ये वाला हम रिमूव कर देंगे एरिया और जेजुनम को उसके साथ जोड़ देंगे। लेकिन अगर हमारा कैंसर इतना ऊपर है तो फिर हम क्या करेंगे, नीचे से तो नहीं हम कर सकते, मतलब हमें पूरा स्टमक रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर डिस्टल पोर्शन ऑफ द स्टमक इन्वॉल्व है तो हम पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी करेंगे या सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी जिसको हम कहते हैं। और अगर प्रॉक्सिमल ट्यूमर है तो उसमें हमें टोटल गैस्ट्रेक्टमी करनी पड़ती है विद रू एंड वाई ईसोफेगो जेजुनोस्टमी, मतलब पूरा का पूरा स्टमक रिमूव कर दिया है, ऊपर ईसोफेगस है, नीचे जेजुनम है, तो हमने ईसोफेगस को जेजुनम के साथ जोड़ देना है। ये आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, प्रॉक्सिमल ट्यूमर है, हमने टोटल स्टमक को रिमूव कर दिया, ऊपर ईसोफेगस है और नीचे जेजुनम है, ईसोफेजो जेजुनल एनास्टमोसिस कर दिया। तो अब जो भी खाना होगा वो ईसोफेगस से डायरेक्ट जेजुनम में जाएगा। ठीक हो गया। फिर जो है पैलिएटिव ट्रीटमेंट हम तब करते हैं जब लेट स्टेज में पेशेंट प्रेजेंट करे, मेटास्टेसिस हो चुकी हो और इनऑपरेबल ट्यूमर्स हैं, पेशेंट अनफिट हो सर्जरी के लिए या इस तरह से ना, तो फिर हम लास्ट स्टेज वाले जो कैंसर्स होते हैं उनमें पैलिएटिव ट्रीटमेंट करते हैं जिसमें हम कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी देते हैं टू रिलीव द पेशेंट सिम्टम्स। और फिर हम क्या करते हैं कि अब पेशेंट का जब हमने स्टमक की मतलब पैलिएटिव ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, अब स्टमक की पेशेंट का कैंसर से भरा हुआ है, पेशेंट का बुरा हाल है, तो हम पेशेंट को खाना कैसे खिलाएंगे, हम क्या करेंगे, बाहर से डायरेक्टली जेजुनम के अंदर फूड एंटर करेंगे, तो दैट इज़ फीडिंग जेजुनोस्टमी। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ गैस्ट्रेक्टमी, हमने स्टमक को रिमूव कर दिया तो सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस 3 हो सकती हैं, या तो हमने कोई ब्लीडिंग वेजल कर दी तो हैमरेज हो जाएगा, वहाँ पे वुंड इन्फेक्शन हो सकता है, या लीकेज ऑफ एनास्टेमोसिस हो सकती है। जो ड्यूडेनल स्टम्प है वहाँ से लीकेज हो सकती है विच कैन लीड टू पैराड्यूडेनल कलेक्शन एंड बिलियरी पेरिटोनाइटिस। फिर न्यूट्रिशनल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है ना कि अब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी क्योंकि स्टमक ही नहीं है, इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से आएगा। और फिर डंपिंग एंड डायरिया होगा क्योंकि डायरेक्टली ईसोफेगस से नीचे स्टमक, मतलब डायरेक्टली ईसोफेगस जेजुनम में जा रहा है इतना ज़्यादा खाना, तो डंपिंग तो होगी, डायरिया तो होगी। देन बोन डिज़ीज़ क्यों है, क्योंकि गैस्ट्रिक सर्जरी की वजह से कैल्शियम और विटामिन B12 D जो है उसका मेटाबॉलिज्म ख़राब हो गया है और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो है वो डिडनम में मोस्टली होती है। और अब हमने बिलरॉथ 2 गैस्ट्रेक्टमी कर दिया तो अब कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन एज सच वहाँ पे नहीं होगी क्योंकि अब जेजुनम में खाना जा रहा है, डिडनम में तो जा नहीं रहा। ठीक हो गया। तो रेडियोथेरेपी जो है ये इतना अच्छा इसका रोल नहीं है, लेकिन ये बोनी पेन जो होती है मेटास्टेसिस की वजह से, अगर बोन्स में मेटास्टेसिस हो तो उसके लिए हम करते हैं। कीमोथेरेपी जो है ये है कि हम साइटोटॉक्सिक ड्रग्स यूज़ करते हैं और सर्जरी से पहले भी करते हैं। फॉर इनऑपरेबल केसेस जो हमने पैलिएटिव ट्रीटमेंट है उसमें हम यूज़ करते हैं विच इंक्लूड 5-फ्लोरोयूरेसिल, सिस प्लैटिनम एंड एपिडुबिसिन।